गांधी जी सेलिबसी टेस्ट करने के लिए यंग लड़कियों के साथ एक ही बिस्तर में सो जाते थे। साउथ अफ्रीकन्स को, ब्लैक्स को वो इंडियन से कम तर समझते थे, कास्ट सिस्टम पे बड़ा यकीन रखते थे और अपनी बेगम को दवाई खाने से भी मना करते थे। आई नो ये स्टेटमेंट्स बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स में कड़वे सच भी हैं। और ये वीडियो जिसमें हम कंट्रोवर्सीज ऑफ गांधी डिस्कस करेंगे, ये इसलिए नहीं है कि मैं एज ए पाकिस्तानी इंडियन पॉलिटिकल फिगर पर कीचड़ उछालूं, बल्कि इसका मकसद ये बताना है कि लीडर्स कितने भी ग्रेट हों, आखिर वो होते इंसान ही हैं, तो उनसे गलतियों की उम्मीद रखी जा सकती है। महात्मा गांधी, जिनका नाम सुन के एक सेंटली इमेज आता है दिमाग में, सफेद कपड़े, लाठी और नॉन वायलेंस का पैगाम, इंडिया में जिसे फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे चैप्टर जरूर रहे हैं जो कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं। गांधी को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये थी कि उन्होंने सेलिबसी टेस्ट किया, जिसको वो ब्रह्मचार्य टेस्ट भी कहते थे। इस एक्सपेरिमेंट में वो यंग लड़कियों के साथ एक ही बिस्तर में सो जाते थे बिना फिजिकल रिलेशंस कायम किए। वो अपने ज़मीर का एक किस्म का टेस्ट लेते थे। उनके कहने के मुताबिक वो अपने आप को एक ऐसे टेस्ट में डालते थे जहां वो अपनी फिजिकल डिजायर्स, अपने लस्ट को चैलेंज करते थे। इस एक्सपेरिमेंट की जो डिटेल्स है वो गांधी के अपने लेटर्स और डायरीज में ही मिलती हैं। उनका कहना ये था कि वो सेल्फ डिसिप्लिन को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उस दौर में भी कंट्रोवर्शियल था और आजकल के दौर में भी कंट्रोवर्शियल है। और बाय द वे, वो जो लड़कियां उनके साथ सो जाती थी एक ही बिस्तर में, उनमें से एक उनकी अपनी पोती भी थी, मनु गांधी। उनके रिलेशन अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ भी खराब हो गए थे, खास तौर पर इस बात पे कि गांधी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना करते थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हीलिंग पे यकीन रखते थे। उनका अपना बेटा हरी लाल, उसने तो इस हद तक बगावत कर दी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया ब्रीफ टाइम के लिए, लेकिन उसने ये बागी कदम उठाया। ये सारे एपिसोड्स गांधी की ह्यूमन साइड को दिखाते हैं, जो कभी कभी अपनी मॉरल क्वेस्ट को लेके बहुत ही एक्सट्रीम पे चले जाते थे। गांधी का लीगल करियर तो लंदन से शुरू हुआ, लेकिन जब वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए और फिर वहां पे जो उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, वो ट्रेन से निकालने वाला वाकया तो आपने सुना ही होगा। फिर कोर्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन हुई क्योंकि वो नॉन वाइट थे। ये सारी जो चीजें थी, ये जो एक्सपीरियंसेस थे, ये गांधी के अंदर एक रिफॉर्मिस्ट फायर पैदा कर रहे थे। लेकिन इसी दौर में लिखे हुए लेटर्स और पिटीशन आज गांधी के अगेंस्ट हो जाते हैं। इंडियन ओपिनियन जर्नल, जिसको वो खुद चलाते थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडियंस को ये साउथ अफ्रीकन कफीर्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये कफीर जो लफ्ज है, ये वो मुसलमानों वाला लफ्ज नहीं है, काफिर लफ्ज नहीं है। साउथ अफ्रीका में ये जो कफीर का लफ्ज है, ये एक रेशियल स्लर था जो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए यूज किया जाता था। मतलब ये उस जमाने में अगर किसी ब्लैक को आप बोलते तो ये किसी गाली से कम नहीं था। तो गांधी ने अपने जर्नल में साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स को कफीर बोला कि इनको इंडियंस के साथ मिक्स मत करो। उनका यह कहना था कि इंडियंस बहुत सिविलाइज्ड हैं और एजुकेटेड हैं, उन्हें इनके साथ मिक्स करना गलत बात है। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस जैसे अश्विन देसाई और वहीद ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी का बिहेवियर था, वहां से पता चलता है कि वो हायरार्की को जस्टिफाई करते थे, वो उसके अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जैसे निशिकांत कोलगे है, वो थोड़ा सा गांधी पे सॉफ्ट होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इस सबको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो कहते हैं कि ये गांधी के बिल्कुल शुरू के फेजेस थे, उनके अंदर चेंज आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और ये तब की बात है जब वो खुद कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में थे। अब ये अपने आप में एक डिबेट है कि वाज गांधी अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, या फिर वो वाकई एक रेसिस्ट थे जो अफ्रीकन्स को इंडियन से कम तर समझते थे। ये बात आज तक अफ्रीकन नेशनल्स को खटकती है। 2016 में घना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में गांधी के लगाए हुए स्टैचूज को कैंपस से हटवा दिया कि वाई ऑनर अ रेसिस्ट, और इस इवेंट ने वर्ल्ड वाइड इस डिबेट को फिर से शुरू कर दिया। लेकिन E.S. रेड्डी और B.R. नंदा जैसे राइटर्स कहते हैं कि गांधी का जो पर्सपेक्टिव था वो विद टाइम चेंज हुआ है। आगे जाके उन्होंने अफ्रीकन राइट्स के लिए भी सपोर्ट शो की है जब उनको कॉलोनियल स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ आ गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है जिसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। एक और कंट्रोवर्सी जो कास्ट सिस्टम को लेके गांधी से जोड़ी जाती है, वो तब होती है जब वो इंडिया वापस आते हैं और एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम था हरिजन मूवमेंट। उस मूवमेंट में बेसिकली जो दलित्स हैं, उनको वो एक और लफ्ज
हरिजन के नाम से पुकारने लगते हैं। हरिजन जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब इस पे क्रिटिक करने वाले ये कहते हैं कि गांधी साहब सिर्फ कास्ट सिस्टम को सॉफ्टन कर रहे थे। जो सबसे लोएस्ट कास्ट है, जिसके साथ जातियां होती हैं, उसका नाम चेंज कर दो कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो गए ये, तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ने तो क्लियरली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था गांधी सिर्फ इस कास्ट सिस्टम को सॉफ्ट कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं कर रहे। दलित्स जिनको अनटचेबल समझा जाता है, जिनको छूने से भी मना किया जाता है, उनको राइट्स की जरूरत है, आपकी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ये कहना था डॉक्टर अंबेडकर का अपनी किताब में, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। गांधी का अलबत्ता मानना ये था कि ये जो वर्ना सिस्टम है ये हिंदू सोसाइटी का कोर स्ट्रक्चर है, और वो ये मानते थे कि ये नेचुरल चीज है। ये अपर कास्ट लोअर कास्ट ये तो होती ही है। अगर बिना वायलेंस के ये कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन दलित इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो गांधी की जो कंट्रीब्यूशन है वो अनडिनायबल है, नो डाउट। ब्रिटिश को तो उन्होंने मॉरल क्राइसिस में डाल दिया जब उन्होंने नॉन वायलेंस की अप्रोच अपनाई, लेकिन उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं। क्रिटिक करने वाले ये कहते हैं कि गांधी के अंदर एक मॉरल डिक्टेटर था जो अपने फॉलोअर्स से भी यही एक्सपेक्ट करता था कि वो भी व्रत रखें, फास्टिंग करें, वो भी सेलिबसी को अख्तियार करें। तो कांग्रेस के अंदर ही ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वो बिल्कुल ही गांधी के इन आइडियाज को रिजेक्ट करते थे और ये कहते थे कि जो गांधी की मॉरल डिक्टेटरशिप है वो सियासत के अंदर भी आ रही है। तो क्रिटिसिज्म ये आता है कि उन्होंने जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है वो छोड़ दी थी और इमोशनली इतना इन्वेस्ट हो गए थे यूनिटी और पीस को लेके कि सियासत में जो कुछ कदम प्रैक्टिकलिटी के बेस पे होते हैं वो उनसे नहीं उठाए गए। साउथ अफ्रीका और इंडिया में ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उसको इनिशियली तो गांधी ने सपोर्ट ही किया, शुरू में लॉयल्टी ही दिखाई, क्योंकि काफी टाइम तक वो यही मानते थे कि ब्रिटिश क्राउन एक रिफॉर्मेबल इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर चीजें बेहतर हो जाएं तो ठीक है। उनका 1909 का एक टेक्स्ट है हिंद स्वराज, जिसको पढ़ो तो समझ आता है कि गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक बीमारी समझते थे, लेकिन फिर वो ब्रिटिश एम्पायर के इस रूल को ठीक भी समझते थे। तो ये दो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही हैं, लेकिन वो ब्रिटिश एम्पायर को दुश्मन भी नहीं समझते थे। गांधी को खास तौर पर इंडिया में एक सेंट के रूप में ही देखा गया है, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर हम उनको महात्मा के पेडिस्टल से उतार के देखेंगे तो वो हमें एक इंसान नजर आएंगे जिनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी है, जिनके अंदर इंटरनल फाइट्स भी चल रही हैं, जो गलतियां भी कर रहे हैं, सही डिसीजन भी ले रहे हैं और क्वेश्चनेबल डिसीजंस भी ले रहे हैं। रामचंद्र गुहा के हिसाब से गांधी की सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि उन्होंने सियासत में एक मॉरल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, खास तौर पे नॉन वायलेंस की जो अप्रोच थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि इशू ये था कि वो एक मॉरल बेंच सेट कर देते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे कि बाकी लोग भी पार्टी में उसी स्टैंडर्ड्स पे चलेंगे जिस पे गांधी चल रहे हैं। वो मॉरल बेंचेस जो गांधी ने सेट किए हुए, यही वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, इवन भगत सिंह और बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे इख्तिलाफ करते थे। गांधी का इम्पैक्ट तो ग्लोबल था, इसमें कोई शक नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लीडर्स उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। खास तौर पर नॉन वायलेंस को एक उन्होंने पॉलिटिकल यूनिवर्सल टूल बना दिया। लेकिन आयरनी ये है कि उसी गांधी के स्टैचूज अफ्रीका में हटाए भी जा रहे हैं। तो पूरा सच देखना बहुत जरूरी है। और ये जैसे एक इंसिडेंट है 2016 में घाना में उनके स्टेचूज को हटाना, ये एक रिमाइंडर है कि हीरोज को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में निशिकांत कोलगे का एक पेपर था जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमने गांधी को समझना है तो हमें उसे फ्रीज नहीं करना। उसके अंदर एक एवोल्यूशन चल रही थी, रेस को, कास्ट को लेके और पॉलिटिक्स को लेके उनकी सोच आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे रामचंद्र गुहा ने कहा है, अंडरस्टैंडिंग गांधी एज अ फ्लॉड विजनरी इज बेटर देन वर्शिपिंग हिम एज अ फॉल्टलेस प्रॉफिट। तो गांधी इन शॉर्ट एक ह्यूमन पैराडॉक्स थे। वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक बीमारी भी कहते थे, फिर मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजी भी यूज करते थे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। वो गुर्बत को वर्चू समझते थे, बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन जो एलीट हैं उनके सपोर्ट के साथ वो चल भी रहे थे। तो ये जो डुअलिटी है ये ही उनको इंटरेस्टिंग बनाती है और ये एक किस्म की वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि कितने भी बड़े मॉरल लीडर्स हों उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, अंदर ही अंदर उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। तो आपके लिए जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट्स में मुझे जवाब दो। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स के
जो अच्छे काम है उन्हीं से ही उनको जज करना चाहिए या पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए? अगर गांधी ने अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ चीजें की तो क्या हम उनको आज के स्टैंडर्ड से जज कर सकते हैं? तो गांधी एक विजनरी भी थे लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भी थे। दुनिया को उन्होंने नॉन वायलेंस और मॉरल पॉलिटिक्स तो सिखाई, लेकिन उनके अंदर भी वीकनेस तो थी। उनका रेस पर और कास्ट पर जो एक कंफ्यूज्ड किस्म का स्टांस था, फिर पर्सनल जिंदगी के जो उनके सेलिबसी के एक्सपेरिमेंट्स थे या जो उनके पॉलिटिकल कुछ डिसीजंस थे, ये सब मिला के एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी बनती है। जैसे गुहा लिखते हैं कि गांधीज ग्रेटनेस लाइज नॉट इन हिज परफेक्शन बट इन हिज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विद इम्परफेक्शन। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।